तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। देखिए 2025 के लिए हम लोग बताया था कि प्रहलाद बैच लेके लॉन्च कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, जो कि बोर्ड से रिलेटेड ये बैच है। और बोर्ड बेहतरीन करने के लिए हम लोग उपस्थित हो गए हैं 2025 के लिए। ठीक है, 2024-25 का प्रिपरेशन कैसा होगा, क्या सिलेबस है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी है, इन सब चीजों पे हम लोग बात कर लिए हैं। अब बेसिकली हमको बात क्या करना है कि कैसे हमको कि क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स का कब पढ़ना है, केमिस्ट्री कब पढ़ना है, बायोलॉजी कब पढ़ना है। तो फिजिक्स के लिए ये जो आज की क्लास है इसमें हम पूरा पूरा आज हम फिजिक्स बात करने वाले हैं। और फिजिक्स जो है कि स्टार्टिंग चैप्टर से हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग चैप्टर मतलब कि पहला अध्याय 1, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट हमने बोला था कि स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट हम लेकर चलेंगे, जहां पर बात करेंगे कि पूरी पूरी क्लास 12 और पूरी पूरी क्लास 12 की एक एक चीज जो है कि बोर्ड से रिलेटेड एक एक चीज बात करेंगे। साथ में जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे भी बात करने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर पीसीबी पढ़ा रहे हैं तो मतलब नीट, सीयूईटी, एबीबीएमयू मतलब पैरामेडिकल्स, एम्स का जो इसी जो है कि हमारे प्रिपरेशन से, इसी क्लास 12 के प्रिपरेशन में सारे दायरे पैक्ड हो जाए, उस लेवल की पढ़ाई करेंगे कि आगे चल के ये ना कहना पड़े कि ये चीज हमने नहीं कर रखा है। ठीक है, हर एक चीज करके जाएंगे, पूरा कमर कस के जाएंगे कि 2025 में तो आप फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे बोर्ड, और बोर्ड के साथ साथ अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी तोड़ के आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो चलिए आज हम लोग जो है कि प्रहलाद बैच में आप सभी का स्वागत हम करते हैं, और यहां पर हम एक एक चीज स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी बातें आपको थोड़ी भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, इंप्रूव करके आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो इस क्लास का पीडीएफ है, नोट्स पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम भी आप फॉलो कर चुके हैं, वहां पर ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में हम पूरा एकदम कमर कस के पढ़ेंगे, एक एक चीज करते हुए चलेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है कि चैप्टर फर्स्ट है, तो हम लिखेंगे कि जो यहां पर जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर कैसा हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो है हमारा वो है फिजिक्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स का जो पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। ठीक है, और भौतिक विज्ञान में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट, और यूनिट भी फर्स्ट है। और यूनिट का नाम है बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिएगा ये यूनिट जो है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये यूनिट जो है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। किसके लिए, बोर्ड्स के लिए, और साथ ही साथ जो है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बाबू स्थिर वैद्युतिकी की। किसकी, स्थिर वैद्युतिकी की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। इस अध्याय को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी की। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं पूरा पूरा स्थिर वैद्युतिकी की कहानी, जो है कि फिजिक्स से, फिजिक्स का पहला अध्याय क्लास 12 का। अब यहां पर जो है कि हमको समझना है कि आखिर स्थिर वैद्युतिकी में हम पढ़ेंगे क्या, ऐसा क्या चीज होगा कि जो हमको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यहां पर पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी से मिलो तो नाम से ही समझने की कोशिश करो। भौतिक का मतलब क्या होता है कि फिजिकल अपीयरेंस, और यहां पर जो उसके अंतर्गत हम जो टॉपिक या जो हम बोले हेडिंग, जो यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है वो, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि चार्ज क्या हो एट रेस्ट पे, मतलब कि यहां पर आवेश क्या हो, आवेश, चार्ज एट रेस्ट। लेकिन इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे देंगे, तो हम कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, हम लिखेंगे यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी इसको समझाएंगे। हम लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश तथा कूलाम के नियमों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अगर आपसे पूछ दे कि स्थिर वैद्युतिकी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हो कि चार्ज एट रेस्ट पर हो और इसी के बारे में पूरा पूरा अध्ययन करना हो, और साथ में कूलाम के नियमों का अध्ययन किया जाए, बल कैसे लग रहे हैं, बल को समझा जाए, इन सब बातों को समझा जाए। तो वो जिस यूनिट के अंतर्गत ये सब बातें पढ़ेंगे उस यूनिट को बोलेंगे बाबू, उस यूनिट को बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। तो हमने क्या लिखा है यहां पर कि जो मेजर थिंग है वो मेजर थिंग ये है कि यहां पर कि आवेश क्या है, आवेश किसका, स्थिर आवेश, आखिर आवेश, और आवेश से ही पूरी कहानी है। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर जो मेजर कहानी है वो किससे रिलेट कर रही है, आवेश से। तो सबसे पहले हमको आवेश समझना है कि आखिर आवेश क्या है। तो यहां पर अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे पहला जो हेडिंग है वो हेडिंग ही डालेंगे आवेश, इसको इंग्लिश में लिखते हैं बाबू चार्ज। क्या लिखते हैं, चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ये आवेश जो है ना बाबू, ये क्लास 10th में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, और क्लास 10th में आप इसको पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में आप इसको परिभाषित भी कर चुके हैं, और परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको क्लास 10th में आप परिभाषित करके पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आवेश है कि आवेश क्या होते हैं। तो हम बोलेंगे कि पदार्थ का वह गुण, क्या बोलेंगे, पदार्थ का वह गुण। यहां बोले कि आवेश पदार्थ का वह गुण है, लिखेंगे यहां पर आवेश पदार्थ का वह गुण है समझते हुए चलेंगे। देखिए लिखेंगे आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से पदार्थ विद्युत क्षेत्र, या इसी को बोलता हूं वैद्युत क्षेत्र, पदार्थ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। या इसका अनुभव करता है। समझिएगा, जब आवेश को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से पदार्थ क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। जैसे मान लो कि यहां पर कोई एक पदार्थ रख दिया जाए, और ये पदार्थ मान लो कि यहां पर ऐसे कुछ पदार्थ है, और ये पदार्थ क्या करे कि अगर अपना एक क्षेत्र जनरेट कर दे, अगर एक क्षेत्र जनरेट कर दे तो हम बोलेंगे कि इस पदार्थ के अंदर एक गुण है, और वो गुण कैसा है, आवेश वाला गुण है। और ये पदार्थ क्या है, रेस्ट पर है। अगर मान लो कि ये रेस्ट पर है, कहां पे, रेस्ट पर है, और रेस्ट पर रह के भी अपना एक क्षेत्र जनरेट कर दे या किसी क्षेत्र का अनुभव करे, तो हम बोलेंगे कि उस पदार्थ के अंदर एक मूलभूत गुण है जिसका नाम क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। अब आवेश जो है कि आवेश को कैसे और अच्छे से डिफाइन करेंगे, तो आवेश का एक सूत्र होता है, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, वो होता है बाबू
Q बराबर I इंटू टी। सर इस सूत्र का यहां पर क्या लेना देना, तो यहां पर इस सूत्र के द्वारा हम यहां पर आवेश की बीमा और मात्रक की गणना करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझ में आ गया कि जो आवेश है वो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके वजह से वह पदार्थ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब जब हम बात करते हैं कि Q बराबर I इंटू टी, ये क्लास 10th से है और क्लास 10th की बात से यही रिलेट करते हुए हम कहते हैं कि अगर हम इसका SI मात्रक देखें तो SI मात्रक जब लिखते हैं बाबू तो यहां पर SI मात्रक तो इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं और SI मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि I के लिए लिखते हैं एम्पियर, क्या लिखेंगे एम्पियर, और T के लिए लिखेंगे सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन जो इसका SI मात्रक होता है वो क्या होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम, SI मात्रक कूलाम, याद रखिए। जो आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, इसको कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C, ठीक है। अब रही बात यहीं पर कि इसकी एक छोटी यूनिट अर्थात CGS, SI और यहां पर CGS यूनिट, छोटी यूनिट की बात करते हैं। तो जब छोटी यूनिट की बात करते हैं CGS की, तो हम बोलेंगे कि जो आवेश का होता है वो होता है स्टैट कूलाम, क्या होता है स्थैत कूलाम। तो अगर हम बात करें कि जो छोटी यूनिट होती है कितना होता है स्थैत कूलाम। अब बात होती है बाबू कि एक कूलाम बराबर कितना स्टैट कूलाम, तो हम बोलेंगे एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम। याद रखिएगा, एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम, क्या होता है स्टैट कूलाम, याद रहेगा। अब इसका सीजीएस मात्रक और भी होता है क्या, तो एब होता है, एब क्या बोलते हैं एब, याद रखिएगा बस। अब रही बात कि जो है बाबू कि बीमा लिख दें, मात्रक लिख लिए। अब यदि हम बीमा लिखें कि आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, तो आवेश की बीमा आप जानते हो कि कैसे लिखेंगे, तो क्लास 11th आप पढ़ के आए हो बहुत अच्छे तरीके से। इस बात को हम समझते हुए हम कहेंगे कि आवेश की जो धारा की बीमा होती है ए और टाइम टी, तो क्या हो जाएगा ए टी, क्या हो जाएगा ए टी। तो यहां पर धारा की जो आवेश की बीमा हो जाएगी क्या हो जाएगी ए टी, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो ये चीज हम समझ गए कि आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से वह पदार्थ क्या करेगा वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या उसका अनुभव करेगा। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम। अगर छोटी यूनिट की बात करें सीजीएस स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम, ठीक है, एक कूलाम के बराबर होगा। अब बात करें कि इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो बीमा हो जाएगी एटी, क्या बोलेंगे एटी। क्या इतनी बात याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही क्लास में ही पूरी चीजें याद कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग डालने वाले हैं बाबू वह है हेडिंग हमारा आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार टाइप्स ऑफ चार्ज। तो अगर हम बात करें कि आवेश कितने प्रकार के होंगे, तो आप दो ही आवेश मुख्यतः समझे होंगे कि धनात्मक या फिर ऋणात्मक। बहुत लोग कहते हैं सब 3 होते हैं, कौन कौन उदासीन। बाबू उदासीन कोई आवेश नहीं है, वहां पर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है बराबर हो जाती है। तो अगर हम बोले कि आवेश के प्रकार, तो हम लिखेंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। हम यहां पर लिखेंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बाबू 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के हो जाएंगे 2 प्रकार के हो जाते हैं, समझिएगा। आवेश के प्रकार कितने हो जाएंगे 2।
एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे उत्पन्न होते हैं, ये तो बात हमको समझनी ही समझनी है। लेकिन साथ में जो बच्चे कहते हैं कि सर एक और ही आवेश होता है और उस आवेश को बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो आइए बीच में उसको भी ले लिया जाए कि जिसे बोलेंगे न्यूट्रल, उदासीन, क्या बोलेंगे, उदासीन। कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि अगर हम कह दें कि कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, कैसे इन तीनों को परिभाषित करेंगे, तो हम कहेंगे बाबू कि सपोज दैट कि माना जाए कि एक पिंड है और इस पिंड को हमने कहा कि इस पिंड पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से मेजर कर दें, तो हम न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में स्पष्ट कर पाएंगे कि किसके वजह से ऋणावेश उत्पन्न होता है और किसके वजह से धनावेश, और क्यों न्यूट्रल हो जाता है। तो समझिएगा कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लिख रहे हैं आपको, देखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहां पर क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। लेकिन अगर कहें हम कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो जाए किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो यहां पर क्या बोलेंगे कि निगेटिव आवेश है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम बात करें तो कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो हम बोलेंगे कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। तो कोई पूछेगा कि उदासीन क्या होंगे, तो बोलोगे कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाए तो वहां पर क्या बोलेंगे बाबू, न्यूट्रल। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए तो वहां पर बोलेंगे ऋणावेश। और जैसे ही हम कहेंगे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाए तो हम बोलेंगे वहां पर धनात्मक आवेश। एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब हम पढ़ा रहे हैं, यहां पर समझिएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आप पढ़ के बैठे हैं, इतना हम मान के थोड़ी सी स्पीड रख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि मास से कंपेयर करें कि मास में कैसे हम समझेंगे कि किस पे धनात्मक है और किस पे ऋणात्मक और कौन न्यूट्रल है। तो अगर हम बात करें यहां पर कि धनात्मक और ऋणात्मक की जब बात करेंगे, तब यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाबू कि यहां पर मेरे पास एक पिंड है और इस पिंड का न्यूट्रल मास है, न्यूट्रल है इस पे आवेश, तो इसका मास कैपिटल है, क्या लिखेंगे, कैपिटल है। लेकिन अगर हम यहां पर धनात्मक के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा धन आवेश m धन, और यहां पर लिखेंगे m माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें कि मास जो है कि मास से कैसे कंपेयर करेंगे, मास को कैसे समझेंगे, तो ये बाबू बोर्ड में यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और बोर्ड के साथ साथ ये नीट और जो है कि ABVMU में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका भी देखिएगा। यहां पर जब हम बोलेंगे कि जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल और जो धनात्मक है, इन दोनों आवेशों के बीच में तुलना की जाए तो क्या जो धनात्मक आवेश है उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा एज कंपेयर न्यूट्रल से, या न्यूट्रल का द्रव्यमान ज्यादा होगा धनायन से। तो समझिएगा कि जब धनायन होता है तो यहां पर प्रोटॉन की अधिकता हुई है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। इलेक्ट्रॉन को जब हटाया जाता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अर्थात कि यहां पर जो न्यूट्रल का द्रव्यमान है वो न्यूट्रल का द्रव्यमान अत्यधिक होगा या अधिक होगा एज कंपेयर कैसे, धनात्मक से। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश जो है
कि न्यूट्रल से ऋण आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। इस प्रकार अगर हम बोलेंगे कि कोई भी ऋण आवेशित वस्तु है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्यमान न्यूट्रल के द्रव्यमान की अपेक्षा अधिक हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही बाबू? कोई दिक्कत है इसमें? अगर हम कहें कि यहां पर ये चीजें हमने मास से रिलेटेड करके समझ लिया, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखो। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखना। क्वेश्चन ये है कि जब एक उदासीन पिंड को धनावेशित किया जाता है तब पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान कैसा हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है, बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए इसमें, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। जब एक उदासीन पिंड को धनावेशित किया जाता है तो पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। अब पुराना पढ़ाया हुआ पे चलते हैं। देखो यहीं से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बाबू पूरे आपके नोट से ही रहते हैं, बशर्ते आपको पढ़ के जाना होता है। यहां पर क्वेश्चन पढ़ाया हमने ही, क्वेश्चन फ्रेम किया हमने ही, ठीक है, जहां से पढ़ाया वहीं से निकाल लिया। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में बोला गया है, हमने बोला है कि जब कोई पिंड है और वो उदासीन पिंड है, उस उदासीन पिंड को धनावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कैसा होगा? होगा, नहीं होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसे या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो यहां पर कि ये न्यूट्रल पिंड है, ये न्यूट्रल पिंड है। अब इस पिंड का जो है द्रव्यमान जब धनात्मक हुआ है तो इसके द्रव्यमान में रिलेशन देखे हैं तो ये द्रव्यमान क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। देखो जो धनात्मक हो रहा है, धनावेशित हो रहा है, तो उस पिंड का द्रव्यमान, धनावेशित पिंड का द्रव्यमान क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो यहां पर जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? जब एक उदासीन पिंड को धनावेशित किया जाएगा, जैसे हम कहें कि यहां पर बोल रहे हैं देखो कि ये अगर उदासीन पिंड है, देखिएगा ये एक उदासीन पिंड है, इस उदासीन पिंड का मास m है और ये पिंड जब है कि धनावेशित हो गया तो यहां पर m धनात्मक आ गया। तो अब यहां पर इनके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव्यमान क्या हो जाता है? धनात्मक जैसे ही होता है द्रव्यमान घट जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे पढ़ के जाना होता है। पढ़ाई ऐसी होती है कि जो आपको क्वेश्चंस फ्रेम हो तो क्वेश्चंस आप एक एक कर ले जाओ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यहां पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब कि आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुण। समझिएगा, अगर हम बात करते हैं कि आवेशों के गुण की, तो सबसे पहली बात खतरनाक, जो ये खतरनाक बात ये है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं साहब। तो हम क्या लिखेंगे बाबू? तो पहला जो हमारा बात हो जाएगा, यहीं पर हम बोलेंगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित
कर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं बाबू कि दोनों धनात्मक धनात्मक है, दोनों धन धन पिंड है, तो दोनों धनात्मक जो है कभी एक साथ नहीं रह सकते, दो बलवान कभी एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात कि समान आवेश की प्रकृति कभी एक दूसरे को अपने पास व्यवस्थित नहीं कर पाएगी, वो क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। दूसरी बात यहीं पर बोलेंगे कि दूसरी बात क्या है कि असमान आवेश, क्या लिखेंगे, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। देखिएगा, जो असमान आवेश, जो असमान आवेश है, असमान आवेश का गुण कैसा हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करना, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। तीसरी खास बात जो है, जो आवेश होता है बाबू, आवेश स्थानांतरणीय होता है। आवेश कैसा होता है, स्थानांतरणीय होता है। मतलब कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आवेश क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो आवेश क्या है, स्थानांतरणीय है। तो हम बोलेंगे कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर यह आवेश क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, अर्थात आवेश क्या है, स्थानांतरणीय। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारा पेन है, इस पेन को अगर हम यहाँ पे हीट करें तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पर हमको थोड़ी सी गर्माहट फील होने लगेगी। मतलब कि कुछ ऐसा होगा कि जलता हुआ फील होगा या कुछ कुछ तो फील होगा हमको। मतलब क्या है कि यहां से लेके आवेश क्या है, अब चलना चालू कर दिया। अब यहीं पर क्या है कि यहीं पर अगर हम यहाँ पर बगल में कोयला रखे हुए हैं और वहीं पर हाथ ऐसे देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, तो उसकी जो लपट है या उसकी जो चार्जेस है वो हम पे ट्रांसफर हो रही है और हमारी बॉडी में क्या हो जा रही है, आवेशित हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आवेश क्या है, स्थानांतरणीय है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथी बात यह है कि आवेश सदैव द्रव्यमानबद्ध है। तो हम लिखेंगे आवेश जो है सदैव द्रव्यमान बद्ध होता है। आवेश सदैव क्या होता है, द्रव्यमान बद्ध होता है। मतलब कि द्रव्यमान से लिपटा होगा। अगर द्रव्यमान है तो आवेश है, आवेश की वजह से द्रव्यमान नहीं होता। ध्यान रखिएगा, आवेश को दिखने के लिए द्रव्यमान का होना अति आवश्यक है। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और आवेश के एग्जिस्टेंस से ऐसा नहीं कि द्रव्यमान नहीं रहेगा, द्रव्यमान है, न्यूट्रल रहेगा, लेकिन उस द्रव्यमान पर आवेश आए, इसके लिए किसी को किसी भी कहीं भी अगर आवेश आप देख रहे हो तो वहां पर द्रव्यमान है बॉस। तो वही हम बोले हैं कि आवेश क्या है, सदैव द्रव्यमानबद्ध रहता है। पांचवा बात यह है, इनकी जो गुण है वो क्या है कि आवेश क्या है, संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है अर्थात कि जो आवेश है वो संरक्षित रहेगा। मतलब कि क्या है कि ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहां पर हम लिखते हैं बाबू कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश कैसा है, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश सदैव कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कितना पॉइंट हो गया, 5। छठवां
आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आवेश आप फेंक रहे हो तो आप फेंके 5 कूलाम और उधर जाके हो गया 10 कूलाम, ऐसा नहीं है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करेगा। वेग बढ़ाने घटाने पर आवेश अपरिवर्तित रहता है। बस आ रही है, रेस्ट पर रहेगा तब भी वही आवेश, फेंकोगे तब भी वही आवेश, लेकिन घर्षण की वजह से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हम कह रहे हैं कि एकदम कि वेग बढ़ाओ घटाओ तो वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वेग से अपरिवर्तित रहता है, निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट यहां पर एक और पॉइंट हम जो समझाने वाले हैं इसी वेग से रिलेटेड पॉइंट है, और ये बाबू हमारा स्पेशल पॉइंट है, आज की क्लास का स्पेशल पॉइंट, जो कि बहुत शानदार तरीके से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा स्पेशल पॉइंट हम क्या कह रहे हैं कि जो मेरा आवेश है, जो आवेश है वो आवेश क्या है, v बराबर 0, अर्थात कि चार्ज क्या है, चार्ज एट रेस्ट पर है। क्या है, रेस्ट पे। चार्ज जब स्थिर हो, देन जब आवेश स्थिर होगा तो क्या उत्पन्न करेगा, यहां पर ये कहानी है, इसीलिए स्पेशल पॉइंट लिखेंगे। चार्ज एट रेस्ट, तब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, तब सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। लेकिन यही आवेश बाबू, यही आवेश जो है वो आवेश क्या हो जाएगा, मूविंग। मूविंग तो हम लिखेंगे मूविंग मतलब गतिमान हो गया, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, v बराबर कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट मतलब कि एक नियत वेग से गतिमान हो जाए, नियत वेग से गतिमान हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो जब जो चार्ज है, चार्ज v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उत्पन्न करेगा। लेकिन आवेश जो है बेटा, आवेश जो है वो अनियमित गति से, अनियमित गति से मतलब कि कांस्टेंट से नहीं, अनियमित गति से अगर गतिमान हो जाए, मूविंग हो जाए, गतिमान हो जाए, यहां पर हम लिखेंगे मूविंग। जब अनियमित गति से क्या हो जाए, चलने लगे, तो तब ये लिखेंगे, तब ये मैक्स, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड, कहां जा रहे हो, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये पूरा कहानी एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मूविंग हो जाए तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों उत्पन्न करता है। समझिएगा, जब कोई आवेश अपरिवर्तित वेग से चले
मतलब कि सॉरी परिवर्तित वेग से चले, जब कोई आवेश जो है अनियमित गति से चले, नियमित गति से नहीं, नियत गति से नहीं, अनियमित गति से चले, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थात ऊर्जाएं उत्सर्जित करता है। बात समझ आ रही है? तो यहां पर हम तीन चीज पढ़े, तीनों चीज में, जो कि हम यहां से यही चैप्टर की कहानी है। चैप्टर की कहानी की बात करें तो ये देखिए, हमारा जो चैप्टर हम आज पढ़ रहे हैं और पूरा चैप्टर जो हम स्टार्ट किए हैं, जो पूरी चीज लेके चलने वाला है वो ये है। ये है कि मतलब कि क्या है कि यहां पर आवेश क्या है, स्थिर है, रेस्ट पर रहेगा। तो हमको क्या क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा। यहां पर एक ही क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक ही लोचा है। लेकिन जैसे ही चार्ज क्या हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देखना होगा। और अनियमित गति से मूव करने लगे तब, अनियमित गति से मूव करने लगे तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं, बी से मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थात की ऊर्जाओं का उत्सर्जन भी देखना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो आज की जो हमारी क्लास है बाबू, वो पूरा बेसिक क्लास थी, और बेसिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिचय, और परिचय के साथ साथ पूरा जो बेसिक बातें हैं जो आप क्लास 10th में ही पढ़ लिए हैं, उन सब चीजों पे हम डील किए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है कि पूरा बेसिक को कवर किया, और बेसिक को कवर करने के बाद हमने पूर्ण रूप से ये चीज देख लिया। ठीक है, तो आज की क्लास जो है कि यहीं पर कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू व्यूअर्स।